हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लेक्चर का चैप्टर है ये। काफ़ी पोर्शन प्लानिंग से कट हो चुका है। मेरे को कुल मिलाकर 4 टॉपिक कराने हैं, जिसमें से लगभग 2 आज हो जाएंगे बेटा। 2 तो नहीं, 1.5 हो जाएंगे आज, और कल बचे हुए 2.5 टॉपिक हो जाएंगे बेटा। कल ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और परसों से बेटा हम फिर MCQs और फिर टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है जी। टोटल 6 चैप्टर हैं हमारे पास बेटा। फर्स्ट टर्म में 2 खत्म हो चुके हैं। ये प्लानिंग चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा बेटा, तो 3 चैप्टर कल खत्म हो जाएंगे। बाबू आप सब सामने देख रहे हैं, नोट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ दो नोट्स, मुझे आज नोट्स नहीं चाहिए। मुझे तो बेटा फटाफट से क्विक रिवीजन देना है, आपको ओवरव्यू देना है चैप्टर का। आप सब सामने देखते रहेंगे बेटा। चलो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना बेटा। एक बार फटाफट से आपको पोस्ट डीसी के बारे में कुछ बता दो, फिर बढ़ रहा हूं मैं आगे। बेटा सामने देख रहे हैं सब। फर्स्ट चैप्टर ना हमारे पास मैनेजमेंट है बेटा, और फर्स्ट चैप्टर मैं कराऊंगा सबसे लास्ट में आपको। मैनेजमेंट का ना बेटा एक प्रोसेस है, ठीक है ना, या बेटा आप इनको बोल सकते हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको प्यार से हम बोलते हैं बेटा पोस्ट डीसी। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, प्यार से हम इसको बोलते हैं पोस्ट डीसी। टर्म 1 में हम बेटा ऑर्गेनाइजिंग तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बेटा एक बार इसको फटाफट से समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी बहुत सारे टॉपिक में। बेटा बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग का काम क्या होता है बेटा? प्लानिंग का सिर्फ एक काम है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का काम कुछ और नहीं होता बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कराना होता है। और हर बार मैं एग्जांपल देकर बताता हूं बेटा। आज 1 अप्रैल 21 है। आज बेटा साल का पहला दिन है, और आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो बेटा। और आपने जब ऑब्जेक्टिव सेट करना है तो सबसे पहले बेटा पास्ट में नज़र घुमानी है। आप बाबू मान लो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो कि इस बार मैं चाहता हूं मेरी सेल 10% बढ़ जाए। बेटा ये 10% कितना है? आपने देखा पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल 10 लाख यूनिट थी, और आप इस बार चाहते हो आपकी सेल 10% से बढ़ जाए। तो इसलिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मैं चाहता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सेल 11 लाख यूनिट हो जाए। ठीक है जी। बेटा हमेशा ध्यान रखना, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, नेवर डन फॉर द पास्ट। आज 1 अप्रैल 21 है, और बेटा आप 2021-22 के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आने वाले साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो। सर आप ये जो बैठकर आज पढ़ रहे हो ना, ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो। प्लानिंग कभी पास के लिए नहीं हो सकती। ठीक है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई आप में से ऐसा नहीं है जो सोच रहा होगा कि मैं 11th क्लास में जाऊंगा और टॉप करके आऊंगा। ठीक है ना, क्यों देख रहा है यार तू वंश की तरह? उन्होंने वैसे ही टॉप किया था 11th में। लो जी, बात समझ में आई बेटा? प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, कभी पास के लिए नहीं की जाती। और प्लानिंग का काम क्या है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कराना। ठीक है जी। अभी मेरा आज का मुद्दा यही है बेटा, अभी करेंगे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बेटा ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है बेटा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस की कोई बात मत करो। बेटा मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करा कि मुझे 11 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, मुझे 11 लाख यूनिट बेचनी है। हो सकता है ना बेटा मेरे पास इतने एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने पिछली बार 10 लाख यूनिट बना भी दी और बेच भी दी, लेकिन उतने एम्प्लॉई नहीं है बेटा जो 11 लाख यूनिट बना भी सके और बेच भी सके। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है बेटा मेरे पास इतनी मशीनरी थी जिन्होंने 10 लाख यूनिट बना भी दी और बेच भी दी। बेटा हो सकता है उतनी मशीनरी ना हो जो 11 लाख यूनिट बनाने के लिए सफिशिएंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हो? आप सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। मशीनरी चाहिए तो मशीनरी कहाँ खरीदी जाएगी बेटा? स्टेज पर खरीदी जाएगी। बेटा आपको एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की बात अभी यहां मत करना, क्योंकि मैंने लिखा है सारे रिसोर्सेस एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। एम्प्लॉय की बात ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होती बेटा, एम्प्लॉय की बात होती है स्टाफिंग में। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए, या तो वो ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं या बेटा स्टाफिंग में आते हैं। स्टाफिंग में आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, बाकी सारे रिसोर्सेस बेटा ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं।
यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो ऑर्गेनाइजिंग में इकट्ठा कर लो, एम्प्लॉय चाहिए बेटा वो स्टाफिंग में इकट्ठा करेंगे। क्लियर बात बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में एक और काम करता हूं मैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े करना और ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देना, जस्ट लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता हूं मैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूं और बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देता हूं। समझ आई अब तक बात? ऑब्जेक्टिव सेट कराया प्लानिंग ने, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग ने इकट्ठे करा दिए। इतनी बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा, बात करते हैं डायरेक्टिंग की। अगर बेटा आप स्टाफिंग तक का एनालिसिस करो ना, तो बेटा आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करा और रिसोर्सेज इकट्ठे करे, एक्चुअल वर्किंग अभी स्टार्ट ही नहीं करी। सर एक यूनिट भी बनाई है आपने अब तक? स्टाफिंग तक देखो एक यूनिट भी नहीं बनी है बेटा, और आपका टारगेट है 11 लाख यूनिट बेचने का। ऐसा बोला जाता है बेटा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि बेटा एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली। यहां से बेटा आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्चुअल स्टेप लेते हो बेटा। समझ आई बात? ठीक है ना? डायरेक्टिंग का काम क्या है बेटा? एक्शन में कन्वर्ट करना, अपने गोल्स को एक्शन में कन्वर्ट करो। क्लियर बात बेटा? यानी कि आपने यूनिट बनानी शुरू करी डायरेक्टिंग से, बेचनी शुरू करी डायरेक्टिंग में, ठीक है जी। और बेटा कंट्रोलिंग, बेटा कंट्रोलिंग फंक्शन में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ये कब निकल कर आती है बेटा? साल का आखिरी दिन आ चुका है बेटा, आज 31 मार्च 2022 आ चुकी है। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई, आपने बेटा 10,70,000 यूनिट बेची। बेटा आप क्या करते हो कंट्रोलिंग स्टेज पर? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो विद स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 10,70,000 यूनिट, जबकि जो मेरे स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड मतलब टारगेट थे, जो ऑब्जेक्टिव थे बेटा, जो आपने प्लानिंग स्टेज पे सेट किया था, वो बेटा 11 लाख यूनिट के थे। मेरा स्टैंडर्ड था कि 11 लाख यूनिट बेचनी है, लेकिन बेटा साल भर में 10,70,000 यूनिट बेटा बिक पाई है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है बेटा। इस कमी को मैं कंट्रोलिंग में ही दूर करता हूं, ठीक है जी। दूसरी बात ये भी बता देता हूं बेटा, अगर कमी ना भी आए, क्योंकि बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं कि कमी ना आए, ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा सेट करती है बेटा कि अचीव ही ना हो पाए, वो जान के अपने लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर कमी नहीं भी आएगी, यानी कि 11 की 11 लाख यूनिट बन जाएंगी बेटा, फिर आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे, कंट्रोलिंग स्टेज पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। कमी आएगी तो एक्शन कंट्रोलिंग पे ही ले लिया जाएगा, नहीं भी आएगी बेटा तो कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन एक बात और सुन लेना बेटा, कंट्रोलिंग के बाद आना दोबारा प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बेटा आज 31 मार्च 2022 से आज साल खत्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी खत्म होगी, साल खत्म ही तो हुआ है। कल फिर बेटा 1 अप्रैल 22 है, कल फिर हम बेटा अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होंगे कि 22-23 में ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। समझ आई ना बात? यानी कि बेटा ये जो प्रोसेस है ना पोस्ट डीसी, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आया बेटा? कंट्रोलिंग के बाद क्यों प्लानिंग ही आता है दोबारा बेटा? क्योंकि अगला साल शुरू हो जाता है, फिर मैं अगले साल के लिए स्टैंडर्ड सेट करता हूं। ओके बात? बढ़े आगे बेटा, प्लानिंग पे चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं, आप सब सामने ही देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। टोटल चैप्टर में 4 टॉपिक हैं छोटे छोटे से। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे प्लानिंग प्रोसेस से। मैं सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना प्यारे बच्चों? सीक्वेंस से मैं बिल्कुल भी नहीं चल रहा हूं बेटा। टॉपिक का नाम है प्लानिंग प्रोसेस, आप सब सामने देख रहे हैं बच्चों। बाबू देखो, टॉपिक तो हमने कुल मिलाकर 4 पढ़ने हैं, फीचर पढ़ने हैं, एडवांटेजेस पढ़नी है, लिमिटेशन पढ़ना है और प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है ना। प्लानिंग में ये 4 टॉपिक है बेटा। हम ना टोटल 4 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से बेटा प्रोसेस सबसे यूनिक टॉपिक है, समझ लो 2 मिनट इसकी बात बेटा। आपको प्लानिंग के फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करता है सर, सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फीचर बेटा मेरे को पहले 6th नंबर का याद आता है, मैं 6th नंबर का लिख सकता हूं, फिर 2nd नंबर का याद आता है, फिर लिख सकता हूं बेटा। मेरे को सीक्वेंस में नहीं चाहिए, फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे मर्जी लिखो। लेकिन बेटा जब मुद्दा आता है प्रोसेस, तो बेटा प्रोसेस का सीक्वेंस बिगाड़ना अलाउड नहीं होता। और आपको बता देता हूं, आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, एमसीक्यूज में भी बेटा कई बार आपको बोलता है 5th स्टेप बता दो प्लानिंग प्रोसेस का क्या है। तो बेटा स्टेप, बेटा ये प्रोसेस के स्टेप बिगाड़े नहीं जा सकते, एक इसका सीक्वेंस नहीं बिगड़ सकता बेटा, जैसा दिया गया है वैसा ही याद करना है, ठीक है ना बेटा। बाबू मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को समझाने के लिए, मैगी बनाने का एक प्रोसेस लिखा होता है मैगी के पीछे, ये थोड़ी है बेटा लास्ट स्टेप पहले पढ़ देंगे, लास्ट स्टेप में लिखा होता है सर्व द मैगी, पहले सर्व कर दो। सीक्वेंस से ही चलोगे ना भाई, स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे ना, तो सर प्रोसेस में हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है जी। चलो जी अभी आपको बता देता हूं बेटा, प्रोसेस का पहली हेडिंग यही है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और बेटा इस पर चर्चा अब मेरी मोस्ट डिटेल। आपने देख लिया बेटा मैंने सेटिंग ऑब्जेक्टिव कैसे किया, मेरी तरफ देखना बेटा। प्लानिंग स्टेज का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और बेटा सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ऑब्जेक्टिव सेट होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सारे लेवल्स, सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉइज अपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बेटा अभी क्या करा, टॉप लेवल ने आपको ऑब्जेक्टिव सेट करके दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने बताया कि हमें 11 लाख यूनिट बेचनी है, पिछली साल की सेल हमारी 10 लाख यूनिट है, और हम अपनी सेल को 10% बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा फुल टाइम गोल है, इस एक साल का यही गोल है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिया, इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ना सारे डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे अपने अपने लिए, सारे लेवल्स ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे अपने अपने लिए, और सारी बेटा एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे अपने अपने लिए। समझ आया बेटा। और ऐसा बोला जाता है, यही बता रहा हूं बेटा, कल एडवांटेज पढ़ानी है प्लानिंग की तब नहीं बताऊंगा, ऐसा बोला जाता है बेटा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। और बता देता हूं बेटा प्लानिंग प्रोवाइड ऑटो डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। बेटा एक बार अगर आपने अपना गोल बता दिया ना, टॉप लेवल ने अपना गोल बता दिया कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये ना ऑटोमेटिकली डायरेक्शन देता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, मेरी तरफ देखना। टॉप लेवल ने बेटा क्या करा, ऑब्जेक्टिव सेट करा जी मुझे 11 लाख यूनिट बनाकर बेचनी। उन्होंने जैसे ही कम्युनिकेट करा है ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव 11 लाख यूनिट बनाकर बेचने का है, छोड़ दिया अगर माइक, लो जी बेटा एक बार टॉप लेवल ने बता दिया कि मुझे 11 लाख यूनिट बेचनी है, तो बेटा इट विल प्रोवाइड ऑटो डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपको बता देता हूं बेटा, सबसे पहली डायरेक्शन जाती है बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। बेटा जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सुना कि टॉप लेवल चाहता है 11 लाख यूनिट बेचना, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बेटा पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देने, और वो इतने पैसे इकट्ठे करेगा कि 11 लाख यूनिट रॉ मटेरियल खरीदा जा सके, ठीक है जी। बेटा दूसरी डायरेक्शन जाने वाली है परचेज डिपार्टमेंट को। बेटा परचेज डिपार्टमेंट ने 11 लाख यूनिट के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया, कोटेशन मांगनी शुरू कर दी सारे सप्लायर से। बेटा तीसरी डायरेक्शन मिलेगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि इस बार हमें 11 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है। चौथी डिपार्टमेंट मिलेगी बेटा मार्केटिंग एंड एड डिपार्टमेंट को कि इस बार हमें इतना ऐड करना है कि 11 लाख यूनिट बिक जाएं। पांचवी डायरेक्शन मिलेगी सेल्स डिपार्टमेंट को कि इस बार हमें 11 लाख यूनिट हर हाल में बेचनी है। सर जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सेट करके कम्युनिकेट करोगे ना, इट विल प्रोवाइड ऑटो डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिलेगी सारे डिपार्टमेंट को। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग का काम बेटा दिशा देना है, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है बेटा। क्लियर बात समझ में आई बेटा? मैंने एक ही स्टेप पूरा किया अभी तक, ठीक है जी, ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अभी 3-4 कर लें तब पढ़ने के लिए बोलूंगा आपको। यार क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट बेटा बाबू, जैसे ही आपने 11 लाख यूनिट का ऑब्जेक्टिव सेट किया और आपने कम्युनिकेट करा ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट सोचेगा बेटा कि मुझे इतने पैसे अरेंज करने हैं कि 11 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदा जा सके। फिर सोचेगा परचेज डिपार्टमेंट कि मुझे बेटा 11 लाख यूनिट के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, रॉ मटेरियल खरीद कर देना है ऑर्गेनाइजेशन को।
ठीक है ना। फिर सोचेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मुझे 11 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, फिर सोचेगा बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतना ऐड करूं कि 11 तो बिक ही जाए, और उसके बाद सोचेगा सेल्स डिपार्टमेंट की 11 लाख बेच दो। सर आप में से जो कोई भी लैक करेगा कहीं ना कहीं बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। एक बार अगर आपको बता दिया गया कि 11 लाख यूनिट बेचनी है तो बेटा बेचनी है टॉप लेवल में। जिसकी भी गलती हुई बेटा कंट्रोलिंग में आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है, आप बेटा फायर कर दिए जाओगे। चलो जी बेटा पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप सबसे मुश्किल स्टेप है बेटा, बहुत आराम से सुनना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस। बेटा डेवलपिंग प्रेमाइसिस, नॉर्मली बेटा अकाउंट्स में प्रेमाइसिस का मतलब बिल्डिंग से होता है, लेकिन बेटा बिजनेस स्टडीज में यहाँ प्रेमाइसिस का मतलब किसी बिल्डिंग से नहीं है, यहाँ बेटा अजम्पशन से मतलब है। आप खुद सोचो किस अजम्पशन की जरूरत पड़ रही है। बेटा प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। अभी बताकर हटाऊं बेटा, प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हो, कभी पास्ट के लिए नहीं करते। एंड फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। सर किसी ने नहीं देखा, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर हो सकते हो, आपके तुक्के बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं, फ्यूचर नहीं देखा ना बेटा। तो आप क्या करते हो बेटा, क्योंकि आपने ये ऑब्जेक्टिव फ्यूचर के लिए सेट करा है, तो आप बेटा फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस लेते हो। अजम्पशन लेने का मतलब क्या है बेटा, बता देता हूं। बेसिकली बेटा आप इस स्टेप में क्या करते हो, फॉरकास्टिंग करते हो। बेटा फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हो, यू पीप इनटू द फ्यूचर की फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। और ये काम आप कराते किससे हो बेटा, अभी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़कर आए हो, बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर से कराते हो, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करने की कोशिश करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और बताएगा बेटा क्या चेंजेस हो सकते हैं। समझ आई बात। और बेटा बता देता हूं, हर चेंज कोई भी नहीं देख पाता, मानते हो ना बेटा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जो बिजनेस एनवायरनमेंट का हर चेंज बता देगा एडवांस में, नहीं बता सकता ना बेटा। जो चीजें आप नहीं देख पाते उनको आप कांस्टेंट मान लेते हो, ठीक है ना। जैसे कि बेटा क्या कहते हो आप, बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर को कहते हो आप फॉरकास्टिंग कर, बता हमारे को टैक्स रेट क्या रहेगा, सरकार टैक्स रेट में क्या चेंजेस कर सकती है, इन्फ्लेशन रेट क्या रह सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटर की एंट्री हो सकती है। ये सब कुछ बातें होती है बेटा जो आप चाहते हो आपको एडवांस में पता लग जाए, ठीक है ना। बदलता है, हर साल बदलता है। फाइनेंस एक्ट हमारे बजट से बदलता है, बस अब क्या ही बोलूँ आपको, उसे हम फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। तो 1 फरवरी को आता है। अब तो PhD आपकी इको में पढ़ा आपने, समझ आई बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बता देता हूं बेटा, एक बड़ा फेमस एग्जांपल यहीं पर ऐड कर देता हूं। मान लो बेटा बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर ने देखा कि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट 5% था, और उसका अंदाजा है बेटा कि अगले साल इन्फ्लेशन रेट, जो साल आपका शुरू हुआ है, इन्फ्लेशन रेट 10% भागने वाला, इन्फ्लेशन रेट 10% तक जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने ऑब्जेक्टिव में स्लाइड सा चेंज कर सकते हो। आपने बोला कि 1,10,000 यूनिट तो आपको नॉर्मली बेचनी थी। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट में बूम आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और 10% इन्फ्लेशन आएगा, तो बेटा आप तो मान के चल रहे हो बेटा कि 10% तो यूनिट आपकी एक्स्ट्रा बिकनी चाहिए। फिर आप बेटा अपने ऑब्जेक्टिव में हल्का सा चेंज कर सकते हो। आप सोच सकते हो मैं 1,10,000 नहीं, अब तो मैं 1,21,000 बेचूंगा। बेटा इन्फ्लेशन का यहां पर मतलब है मार्केट में बूम आ सकता है, ठीक है ना, बहुत है मार्केट में, पैसा बहुत है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कब आता है, जब मार्केट में पैसा बहुत हो। तो बेटा अगर बहुत है तो आप चाहते हो बेटा उस बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के भी बेटा प्रोडक्ट ज्यादा बिक जाए। क्लियर बात, ओके बात। या आपको पता लगता है बेटा सरकार आपके प्रोडक्ट पर टैक्स रेट कम करने वाली है, तो भी आप बेटा अपने ऑब्जेक्टिव में चेंज कर सकते हो कि आपको लगता है यार और अगर मेरी प्रोडक्ट पे बेटा टैक्स रेट कम होने वाला है तो लोग ज्यादा बाय करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने ऑब्जेक्टिव में यहां पर स्लाइड सा चेंज कर सकते हो। प्रेमाइसिस बेसिकली मींस असम्पशन रिलेटेड टू द फ्यूचर, फ्यूचर कंडीशंस एंड प्रेडिक्शंस को, फ्यूचर इवेंट्स को बेटा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये सिर्फ अंदाजे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा होगा ही होगा। बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर कोई भगवान नहीं होता बेटा, बस वो अंदाजा दे सकता है कि मेरा अंदाजा ये कहता है ऐसा हो सकता है। क्लियर बात,
ठीक है ना। और जो चीजें उसको दिखाई नहीं देती वो क्या बोलेगा बेटा, उनको कांस्टेंट एज्यूम कर लो। मान लो उसको इन्फ्लेशन रेट कुछ दिखाई नहीं देता तो कहेगा पिछली बार भी 5% था, मेरा अंदाजा इस बार भी 5% रहेगा। अगर टैक्स रेट से रिलेटेड चेंजेस नहीं दिखते तो उसको लगता है पिछली बार जो टैक्स रेट था वही रहेगा, सरकार नहीं बदलेगी। क्लियर बात, बढ़े आगे। तो बेटा 2 स्टेप आपने कर लिए प्लानिंग प्रोसेस में, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव विल बी सेट फॉर द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल, सारे एम्प्लॉय अपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और ऐसा बोला जाता है बेटा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग ऑटो डायरेक्शन देता है टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देन बेटा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस मींस assumption related to the future, बेटा फ्यूचर इवेंट्स को, बेटा फ्यूचर कंडीशन को प्रोडिक्ट करने की कोशिश करना ही डेवलपिंग प्रेमाइसेस होता है, ठीक है ना। बेटा ये स्टेप पर्टिकुलरली फॉरकास्टिंग से रिलेट करता है। फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में झांकने की कोशिश करना, इट मींस पीपिंग इनटू द फ्यूचर। क्लियर बात, चलो जी बेटा अब अगले 3 स्टेप इकट्ठे होंगे, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। इसके बाद मैं एक बार आपको रीड करने का मौका दूंगा। बेटा थर्ड स्टेप बोलता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बेटा फोर्थ स्टेप बोलता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। और फिफ्थ स्टेप बोलता है बेटा सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से इन तीनों के बारे में सुनना। बेटा थर्ड स्टेप बोलता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बाबू हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, मान लो ऑब्जेक्टिव था 1,10,000 यूनिट, और आपने बेटा मार्केट के बूम को देखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव में स्लाइड सा चेंज कर दिया कि आपको 1,21,000 यूनिट बेचनी, ठीक है जी। बेटा अब एक बात समझ लो, एक चीज को अचीव करने का कोई एक रास्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। 1,21,000 यूनिट बेचनी है, इसको बेचने का बस एक ही रास्ता होगा। सर एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और आप बेटा मैनेजर इसीलिए कहलाते हो बेटा क्योंकि आपका दिमाग चलता है। मैनेजर मस्ट नो ईच एंड एवरी वे टू रीच द गोल, आपको इसीलिए मैनेजर कहा जा रहा है बेटा। तो बेटा कहा जाता है स्टेप में आइडेंटिफाई कर लो सारे ऑल्टरनेटिव जिससे बेटा ये 1,21,000 यूनिट बेची जा सकती। और बेटा मैं बोल देता हूं, मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा, आपको ये प्रोसेस बड़ा क्लियर होगा। बेटा मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कैसे मेरी ये सेल बढ़ सकती है। पिछली बार 1,00,000 यूनिट बेची हुई है और इस बार 1,21,000 यूनिट बेचने का टारगेट है, ठीक है ना बेटा। कैसे कैसे सेल बढ़ सकती है बेटा, एक रास्ता बेटा एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसे खर्च करो, ठीक है ना। मैनेजर ने पहला वे आइडेंटिफाई करा, ऐड बहुत करो, अपने आप सेल बढ़ेगी। दूसरा रास्ता बेटा पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालो, डोर टू डोर सेलिंग एफर्ट डालो बेटा, सेल्समैन घर घर भेजो तब भी सेल बढ़ सकती है। बेटा प्रोडक्ट लाइन में एडिशन कर लो, अभी तक मेरी कंपनी 2 प्रोडक्ट बेचती है बेटा, 5 प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाएगी बेटा। और एक रास्ता आप बता दो बेटा, डिस्काउंट, बाय ऑफरिंग मोर डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट देना शुरू कर दो, या बेटा बाय 3 गेट 1 फ्री, कुछ और ऑफर, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट कर दो, तब भी बेटा मेरी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो बेटा एक गोल को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। बेटा मैं क्या करता हूं स्टेप में, सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करता हूं। नाम ही क्या है बेटा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई कर दो सारे ऑल्टरनेटिव, जो भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं इस गोल को अचीव करने के। सर ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लिए, यू आर अ मैनेजर, मैनेजर का काम ही यही है बेटा, दिमाग नहीं चलता बेटा फिर किस काम के मैनेजर। क्लियर बात बेटा। फोर्थ स्टेप कहता है बेटा इवैल्यूएटिंग एन ऑल्टरनेटिव। बेटा इवैल्यूएशन मींस एनालिसिस। आपने 4 ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे हैं बेटा, उनको इवैल्यूएट करना शुरू करो। इवैल्यूएशन मींस एनालिसिस करना शुरू करो बेटा, और एनालिसिस का सिंपल मींस है बेटा इन सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखने शुरू करो बेटा। जैसे ऐड का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ऐड की रीच बड़ी खतरनाक होती है। मास रीच पढ़कर आए हो यार, अभी कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन बेटा ऐड के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, खर्चा करोड़ों में है, ठीक है ना। पर्सनल सेलिंग के साथ पॉजिटिव क्या है बेटा, सस्ता है, लेकिन बेटा नेगेटिव क्या, उसकी रीच इतनी बड़ी नहीं है,
ठीक है ना, डिस्काउंट के साथ बेटा एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी की अर्निंग के ऊपर है। तो बेटा हर एस्पेक्ट के हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकलेंगे और नेगेटिव भी निकलेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब ही यही है बेटा, एनालिसिस करो और सबके पॉजिटिव बेटा लिखने शुरू कर दो, सबके नेगेटिव एक जगह पर लिखने शुरू कर दो। सर मेरे एग्जांपल में 4 ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, हो सकता है बेटा मैनेजर 40 निकाल दे, तो 40 के 40 के आप पॉजिटिव लिखोगे, 40 के 40 के आप नेगेटिव एस्पेक्ट लिखोगे। ठीक है जी, आइडेंटिफाई करे सारे ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन करा बेटा ऑल्टरनेटिव का, फिफ्थ वन इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। बड़े काम की बात बेटा, कहता है अब जिस भी ऑल्टरनेटिव के सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट आए, सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट आए, उसको सेलेक्ट कर लो एज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव तो निकाल लिया ना मैंने बेटा, उसको कहता है बेटा सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले ऑल्टरनेटिव को उठाओ, सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट उसमें होने चाहिए, वो मोस्ट फिजिबल होना चाहिए, मोस्ट रियलिस्टिक होना चाहिए, मोस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसको सेलेक्ट कर दो एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैंने क्या क्या बोला, मैं दोबारा बोल दूंगा बेटा। देखो खाली पॉजिटिव नेगेटिव पर सिलेक्शन मत करना, वो रियलिस्टिक और फिजिबल भी होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब इट इज प्रैक्टिकल टू इंप्लीमेंट दैट ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। फिजिबल और रियलिस्टिक का मतलब एक होता है बेटा कि उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना भी पॉसिबल है। मान लो बेटा सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे कम नेगेटिव आए बेटा ऐड के, और ऐड के लिए चाहिए 5 करोड़ और ऑर्गेनाइजेशन के पास है 1 करोड़, उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्यों बेटा, वो रियलिस्टिक नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ही नहीं है तो उसको सोच के मुद्दा क्या। तो बेटा हमने उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो मोस्ट रियलिस्टिक है, मोस्ट फिजिबल है और बेटा मोस्ट प्रॉफिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेलेक्ट हो गया बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मान लो मेरे एग्जांपल में बेटा मैंने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग, मेरे सेल्समैन घर घर जाएंगे बेटा और प्रोडक्ट दिखाएंगे और बेचेंगे बेटा। ठीक है जी बेटा, अभी ये हेडिंग खत्म नहीं हुई। जब आप नोट्स में पढ़ते हो ना बेटा, इस हेडिंग को ना मैंने 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया हुआ है। मैंने अभी तक बेटा फर्स्ट पैराग्राफ बोला, ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ क्या समझ लेना बेटा। अब हमने क्या करा, मेन प्लान तो सेलेक्ट कर लिया जी, पर्सनल सेलिंग हमारे लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है बेटा, इस मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं बेटा, जिनको हम सपोर्टिव प्लान या डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं। क्योंकि ये मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं इसलिए सपोर्टिव, और क्योंकि बेटा ये मेन प्लान से डिराइव हुए हैं इसलिए डेरिवेटिव प्लान। दोनों के मतलब एक है बेटा, सपोर्टिव प्लान या डेरिवेटिव प्लान। और ये क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूं बेटा, क्या होते हैं बेटा सपोर्टिव प्लान या डेरिवेटिव प्लान। मेन प्लान सेलेक्ट हुआ, पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग करेंगे। सर सपोर्टिव प्लान क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म कैसे होगी सेल्समैन की, यूनिफॉर्म पे कंपनी का लोगो कैसे होगा, ठीक है ना बेटा। अगर प्रोडक्ट लेकर जाएगा, सैंपल लेकर जाएगा बेटा सेल्समैन, तो बेटा किस कैरी बैग में लेकर जाएगा, उस पर कंपनी का लोगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेल्समैन की लोकेशन कैसे हम ट्रेस करेंगे। तो बेटा हम बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। अपने मेन प्लान को बेटा सपोर्ट करने के लिए हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं, जिसको हम बेटा सपोर्टिव प्लान या डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा सपोर्टिव प्लान या डेरिवेटिव प्लान क्या होता है। मैंने अभी तक 5 बातें बोली, 5 बातें क्लियर है, सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने। सर फटाफट से क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल, सारे एम्प्लॉय अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और बेटा ऐसा बोला जाता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है ना बेटा। फिर हम क्या करते हैं बेटा, प्रेमाइसेस डेवलप करते हैं। प्रेमाइसेस मींस अजम्पशन रिलेटेड टू द फ्यूचर कंडीशंस एंड द इवेंट, ठीक है ना बेटा। और अजम्पशन प्रेमाइसेस बेटा फ्यूचर से रिलेट करते हैं, दैट सिंपली मींस बेटा हम फोरकास्टिंग करने वाले, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करने वाले, ठीक है ना। जो चीजें हमें दिखाई देंगी वो हम ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट कर देंगे, जो नहीं दिखाई देंगी बेटा उन्हें एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये कांस्टेंट रहने वाली। क्लियर बात। उसके बाद बेटा एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कोई एक रास्ता हो ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक जगह पर पहुंचने के बेटा बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और बेटा हम ऐसा मानते हैं मैनेजर मस्ट नो ईच एंड एवरी वे टू रीच द गोल, ठीक है ना बेटा। और हम क्या करेंगे, सारे ऑल्टरनेटिव उठाकर आइडेंटिफाई कर देंगे।
इवैल्यूएशन में हम बेटा सबके पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देंगे, और सेलेक्टिंग में बेटा जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव सबसे कम नेगेटिव, मोस्ट फिजिबल, मोस्ट रियलिस्टिक, मोस्ट प्रॉफिटेबल को हम सेलेक्ट करेंगे एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लान जिनको हम सपोर्टिव या डेरिवेटिव प्लान बोलने वाले। मैं ये वर्ड कभी नोट्स में नहीं लिखता, ये आपने लिखने हैं, सपोर्टिव और डेरिवेटिव प्लान। ठीक है जी, चलो जी बेटा अभी पढ़ने का मौका देने वाला हूं मैं, फटाफट से सामने देखो बेटा, बस 2 हेडिंग, इंप्लीमेंट द प्लान और बेटा 7 स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। बेटा बहुत आराम से सुनना बाबू, प्लान तैयार हो गया, प्लान को सपोर्ट करने के लिए डेरिवेटिव प्लान तैयार हो गए, लेकिन बेटा ये कागजों पे तैयार हो, टॉप लेवल ने हर चीज बेटा लिखी हुई है कि किसके पॉजिटिव आए थे, किसके कितने नेगेटिव आए थे, क्या सेलेक्ट करा, क्या बेटा हमने डेरिवेटिव प्लान बनाया, सब लिख लिया। सर कागजों पे लिखने से बेटा एक्चुअलिटी में रिजल्ट मिल जाते हैं? तो एक्चुअलिटी में रिजल्ट लेने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि बेटा पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, बेटा उसको एक्शन में लेकर आना पड़ेगा। बेटा आपने अब प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू करा, और ये बहुत काम की बात है सुनना, ऐसा बोला जाता है बेटा वाइल इंप्लीमेंटिंग द प्लान द अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। जब आप प्लान इंप्लीमेंट करोगे ना तो मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन पिक्चर में जरूर आएंगे। बेटा अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया मैनेजमेंट के बाकी फंक्शन का, अब सोचो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन नहीं है, जबकि मैंने बेटा मेन प्लान सेलेक्ट करा कि मैं पर्सनल सेलिंग करूंगा, तो बेटा अब मैं प्लान इंप्लीमेंट करने लगूंगा, सबसे पहले मुझे सेल्समैन चाहिए ना। बेटा सेल्समैन की रिक्रूटमेंट स्टाफिंग फंक्शन में होती है। मैं बेटा बैग और भी रिसोर्सेज जो बेटा यूनिफॉर्म जो भी चाहिए सब इकट्ठे करूंगा ना, बेटा रिसोर्सेज सारे इकट्ठे ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं। तो बेटा क्या बोलता है, कहता है प्लान बेटा ये अभी तक किताबों पे है, इसको अब क्या करो एक्शन में लाओ, और जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे ना प्लान, मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन पिक्चर में जरूर आएंगे, और जनरली ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग जरूर आ जाते हैं पिक्चर में। ठीक है जी, एंड लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। ये बहुत काम की बात है बेटा, बहुत आराम से सुन बेटा। मैं यहां पर एक प्लानिंग का फीचर खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अगला टॉपिक प्लानिंग के फीचर ही कराने हैं। ठीक है जी, इसी स्टेप में मैं प्लानिंग का फीचर बता दूंगा आपको, बहुत आराम से सुनना बेटा। कई लोगों को लगता है कि मैनेजर या टॉप लेवल की जॉब ना 10-15 दिन की होती है। जैसे ही उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट करा, जैसे ही उन्होंने बेटा आइडेंटिफाई कराए, ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएट कराए, सेलेक्ट कराए, इंप्लीमेंट कराए, बस उनकी छुट्टी। मैं कहता हूं आप 1 अप्रैल को बैठे बेटा और आपने 15-20 अप्रैल तक बेटा ये सारा काम कर दिया, तो बेटा क्या पूरे साल आप खाली हो? बेटा मैनेजर की जॉब ओवर नहीं हो जाती बाय सिंपली पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। बेटा प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग 365 दिन का प्रोसेस है बेटा, प्लानिंग खत्म नहीं हो जाती बेटा इंप्लीमेंट करने के साथ साथ, या टॉप लेवल की जॉब खत्म नहीं हो जाएगी बेटा प्लान इंप्लीमेंट के साथ साथ। बेटा आपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीजों को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया था, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीजों के बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव में स्लाइड सा चेंज कर दिया था जिनको आप प्रेमाइसिस बोल रहे थे। मैनेजर क्या करेगा बेटा, डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और बेटा चेक करेगा whether these premises, whether these assumptions are holding true or not। सर आपका प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव है 11 लाख यूनिट बेचना, एवरेजली हर महीने की 90,000 यूनिट आप बेचना चाहते हो, ठीक है ना बेटा। वो हर दिन आके चेक कर रहा है बेटा क्या मेरी एवरेज में रोज की 3,000 यूनिट बिक भी रही है कि नहीं बिक रही। मैनेजर की जॉब ओवर नहीं हो जाती बेटा इंप्लीमेंट करने के साथ प्लान। वो ये चेक तो करेगा बेटा जो उसने प्रेमाइसेस लिए थे फ्यूचर से रिलेटेड वो सच भी निकल रहे हैं कि नहीं, और अगर बेटा वो सच नहीं निकल रहे देन इमीडिएट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द प्लान। सर उसने एक प्रेमाइसिस लिया था कि मार्केट में बहुत बूम है, बहुत पैसा है, मेरी सेल 10% तो और बढ़ी जानी चाहिए बेटा, क्योंकि 10% लोगों के पास फालतू पैसा है। बेटा पता लगे जब एक्चुअलिटी में रिजल्ट आ रहे थे तो लोगों के पास सिर्फ 2% फालतू पैसा था। क्या करना पड़ेगा आपको, अब अपने प्लान में कॉन्टिन्यूस चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा। आप क्या करते रहते हो बेटा, फॉलोअप करते रहते हो, यानी कि मॉनिटरिंग करके चलते हो। फॉलोअप का सिंपल मतलब क्या है बेटा, मॉनिटरिंग करना। आप बेटा अपने प्लान को रेगुलर मॉनिटर करते हो, डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हो, क्योंकि बेटा आपने फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड बेटा अजम्पशन लिए हैं।
देखा थोड़ी है किसी ने फ्यूचर। अब बेटा जब वो प्रेजेंट बन के आएगा, अब आपको देखना पड़ेगा वो अजम्पशन सच निकल भी रही हैं या नहीं निकल रही, और अगर नहीं निकल रही देन कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द प्लान। क्लियर है बात? ये समझ में आया? मैंने यहां से एक बात बता दी आपको, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग 20 दिन का प्रोसेस नहीं है बेटा। ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके बाद सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, सेलेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट के बाद प्लानिंग खत्म नहीं होता, सही मायने में प्लानिंग अब शुरू होती है जब आप मॉनिटरिंग करना शुरू करते हो बेटा। तो मैनेजर 365 दिन रिव्यू करता है बेटा अपने प्लान्स को, मॉनिटर करता है अपने प्लान को। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक 20 दिन का काम नहीं है। क्लियर हुई आपको बात? फटाफट से ये सारे फीचर पढ़ के बता, सॉरी ये प्रोसेस पढ़ के बता दो, इसके बाद हम फीचर पे शिफ्ट कर रहे हैं। लो जी प्यारे बच्चों, बेटा पहले पेज पर वापस आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात कर रहा हूं, स्टार्ट। बेटा 7 फीचर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक फीचर शायद 5वें नंबर पे है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस है, यही है ना, 4th है। तो बेटा 4th नंबर पे एक फीचर है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, फिनिश हो गया, मुझे नहीं बताना। 3rd नंबर पे फीचर है बेटा प्लानिंग इज परवेसिव। बेटा ये बहुत आराम से सुनेंगे बेटा, परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि बेटा कहता है प्लानिंग हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म होती है। आप सामने देख रहे हैं बेटा, मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं हेडिंग को। बेटा ये लेवल्स वाला डायग्राम मैंने बहुत बार बनाया है, जिसके सामने नहीं बनाया एक बार बेटा सामने देख लो। बेटा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले बेटा टॉप लेवल होता है, देन मिडल लेवल, देन लोअर लेवल, एंड देन बेटा 0 लेवल पे काम करते हैं वर्कर्स। ठीक है जी। कहता है बेटा प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। दुनिया के साथ मिथ पता है क्या बेटा? दुनिया को लगता है बेटा 100 के 100% प्लानिंग टॉप लेवल करता है। सबको ये लगता है बेटा प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है, जबकि बेटा ऐसा नहीं है। आपको बता देता हूं, यही पर्टिकुलर हेडिंग में हर जगह पे लिखता हूं। प्लानिंग भी परवेसिव होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी और कंट्रोलिंग भी, सब परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब बेटा मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। आप ये कहोगे ना बेटा प्लानिंग टॉप लेवल करता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर आप ये कहोगे ना प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है, तो बेटा आपकी स्टेटमेंट गलत है। बेटा आप ये कह दो मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल, कि 90% प्लानिंग टॉप लेवल करता है। आई एग्री। प्लानिंग बेटा दिमाग का काम है, और बेटा टॉप लेवल पे इसलिए क्योंकि बेटा वो दिमाग रखता है। मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन ये मत कह देना बेटा प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है। कहता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। प्लानिंग हर जगह पे होती है, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा होता है। ऑब्वियस बात है बेटा लोअर लेवल सबसे कम प्लानिंग करता होगा, और बेटा मिडिल लेवल करता तो होगा बेटा बस अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। सबसे ज्यादा प्लानिंग टॉप लेवल ही करता है, लेकिन ये मत कहना सिर्फ टॉप लेवल करता है। प्लानिंग परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब हर लेवल पर परफॉर्म होता है, बस उसका एक्सटेंट या स्कोप कम या ज्यादा हो सकता है। क्लियर बात? समझ आ गई बेटा प्लानिंग परवेसिव का क्या मतलब है? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस समझ में आया, प्लानिंग इज परवेसिव समझ में आया। बेटा 5th हेडिंग अब शायद ये होगी, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। 6th हेडिंग होगी फिर ये बेटा। 6th हेडिंग है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। 1 मिनट के लिए एक बार सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव की ना पहली लाइन पढ़ दो। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव अभी पढ़ा था ना प्रोसेस में, उसकी पहली लाइन पढ़ना। कहता है दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। बोलता है ना बेटा, कहता है प्लानिंग में डिसीजन लेना पड़ता है। देख लो बेटा फीचर क्या कहता है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बेटा क्या डिसीजन लेना पड़ता है प्लानिंग में? क्योंकि बेटा एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए प्लानिंग में आपको इस जगह पर आकर डिसीजन लेना पड़ता है कि आप कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। और एक बात सुन लो बेटा, अगर किसी काम को करने का तरीका ही एक हो तो बेटा डिसीजन मेकिंग की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं बची। मैं कहता हूं अगर किसी काम को करने का तरीका ही एक है, फिर बेटा क्या प्लानिंग में आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए प्लानिंग में आप एक जगह पर आकर डिसीजन मेकिंग करते हो, वो है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव।
क्लियर होगी आपको बात कि प्लानिंग में हम क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं? 3 बातें ओके। सेकेंड हेडिंग, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कहता है प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, और सर श्योरली है। प्लानिंग गिव द पाथ टू ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। आप सोचो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में आप करते क्या हो? सब सामने देख रहे हैं बेटा, सोचो। ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। बेटा ये रिसोर्सेस, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज आप इकट्ठे करते हो, ये अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इकट्ठे करते हो। मैं कहता हूं अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो क्या बाकी फंक्शन कभी परफॉर्म किए जा सकते हैं? प्लानिंग गिव द पाथ टू ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग प्रोसीड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। अगर प्लानिंग नहीं तो बेटा मैनेजमेंट का कोई फंक्शन भी नहीं। प्लानिंग सच में पहला फंक्शन है बेटा मैनेजमेंट का। बाकी सारे फंक्शन दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लानिंग। प्लानिंग को निकाल दो तो बेटा कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी ना बात? ये चारों रीड कर लो। अभी प्रॉब्लम लेता हूं मैं। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बेटा। बाय बाय।